ज़हीरुद्दीन मुहम्मद बाबर को इतिहास एक कुशल शासक, शूरवीर सेनापति और विद्वान राजा के तौर पर याद करता है। एक तरफ जहां उन्होंने भारत में सबसे महान साम्राज्यों में से एक मुगल साम्राज्य की स्थापना करके अपनी राजनीतिक कुशलता का परिचय दिया, वहीं दूसरी तरफ बचपन से अपने निजी जीवन में उथल-पुथल से जूझते हुए उनका व्यक्तित्व काफी निखर चुका था। पानीपत के मैदान से लेकर खानवा और चंदेरी तक उन्होंने अपने से कई गुना मजबूत विरोधियों को धूल चटाई थी और उपमहाद्वीप में तख्त दिल्ली के कई दावेदारों को किनारे लगाते हुए मुगलों के एक छत्र राज का मार्ग प्रशस्त किया था। लेकिन बाबर के लिए ऐसी सफलता की कल्पना करना भी शायद संभव न होता यदि उन्हें एक महिला का साथ न मिला होता। इसी महिला ने बाबर को बचपन से लेकर उनके पहले राज्याभिषेक और उसके बाद विद्रोह और निर्वासन के समय उनका एक मजबूत चट्टान की तरह साथ दिया था। हम बात कर रहे हैं ज़हीरुद्दीन मुहम्मद बाबर की नानी एहसान दौलत बेगम की। दरअसल बचपन में ही बाबर के पिता की मृत्यु के बाद उन्हें फरगना घाटी का शासक बना दिया गया। उस समय वह करीब 12 वर्ष के थे। बाबर की ताजपोशी से बाबर के चाचा खुश नहीं थे, इसीलिए कई बार बाबर के खिलाफ विद्रोह की कोशिश हुई, लेकिन हर बार बाबर की नानी की रणनीतियों से वह सभी असफल हो गईं। शुरुआती कुछ सालों तक बाबर ने फरगना घाटी पर शांति के साथ शासन किया, लेकिन समरकंद पर कब्जा करने के बाद वह बीमार पड़ गए। बाबर के बीमार पड़ते ही उनके चाचा के नेतृत्व में विद्रोह हो गया। इसके बाद बाबर को न सिर्फ फरगना घाटी से हाथ धोना पड़ा, बल्कि समरकंद भी उनके हाथ से निकल गया। नतीजतन बाबर को अपनी जान बचाने के लिए घाटी छोड़कर भागना पड़ा। बेहद कम उम्र में बगावत को झेलने के बाद बाबर बुरी तरह टूट चुके थे। कभी फरगना के शाही महलों में रहने वाले बाबर आज अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर जंगलों में अपने कुछ वफादार साथियों और नानी एहसान दौलत बेगम के साथ भटक रहे थे। इस कठिन समय में एहसान दौलत बेगम लगातार उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी रहीं। एहसान दौलत बेगम ने बाबर का मार्गदर्शन और समर्थन किया। उन्होंने बाबर को तैमूर और चंगेज खान के सैन्य कारनामों की कहानियां सुनाई और बाबर को युद्ध की कला के गुर भी सिखाए। अपनी नानी एहसान दौलत बेगम के बारे में बाबर ने लिखा है कि निर्णय और परामर्श के लिए महिलाओं में से कुछ ही मेरी दादी के बराबर रही होंगी। वह बहुत बुद्धिमान और दूरदर्शी थीं और मेरे अधिकांश मामलों को उनकी सलाह के तहत चलाया जाता था। शायद यह दौलत बेगम की नसीहतों का ही परिणाम था कि हारे हुए बाबर एक बार फिर खड़े हुए और अपनी सेना के साथ काबुल का रुख किया। कई लड़ाइयों को पार करते हुए आखिर बाबर ने न सिर्फ काबुल कब्जाया, बल्कि कई साल पहले गंवाया हुआ समरकंद भी अपने अधीन कर लिया। इसके बाद बाबर ने अपने घोड़ों का रुख दिल्ली की तरफ करते हुए इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत की।